अच्छा, अभी ये जो हम दिखा रहे हैं तीसरे राउंड की वोटिंग हो रही है ममता बनर्जी को लेके भवानीपुर से, वो इस वक्त आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर है, ममता बनर्जी फिर से आगे हो गई हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग, ममता बनर्जी इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। रवि त्रिपाठी जी, आपके पास आ जाती हूँ। जय मां काली। स्वागत है, स्वागत है। और रवि जी, आप तो लंबे समय से बंगाल में ही बैठे थे। मैं जब वहां थी तब आप वहां पूरी निगरानी, पूरा कंट्रोल बनाए हुए थे। नहीं, और ये कहते कहते रवि त्रिपाठी जी जय श्री राम, मैंने सोचा कि आज जय मां काली कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जय श्री राम। नहीं नहीं, जय मां काली, जय मां काली, जय श्री राम, जय श्री राम सब कहेंगे, सब जगह। देखिए, मां काली का प्रदेश है वो, और हमने मां काली का जिस तरह से अपमान हुआ है और महिला शक्ति का जिस तरह से अपमान हुआ उस राज्य में, जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, आरजी कर की घटना हो या संदेश खाली की घटना हो, या फिर चुनाव के बाद 21 के चुनाव के बाद महिलाओं के साथ रेप हुआ हो, खुलेआम वहां गुंडागर्दी हो रही थी, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। हमने भरोसा दिलाया, इस भय के खिलाफ भरोसा दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अमित शाह जी ने किया कि उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा इन गुंडों को, तब जाकर लोगों को भरोसा आया है। और चुनाव आयोग को धन्यवाद कि चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष चुनाव कराया। देखिए, 2011 का चुनाव भी इतना निष्पक्ष हुआ था, जिसके बाद ममता बनर्जी को मौका मिला, लेकिन ममता बनर्जी ने वो मौका खो दिया, जनता में अपना विश्वास खो दिया, और लेफ्ट के पॉलिसी को ही, जो गुंडागर्दी की पॉलिसी थी, जो क्लब की पॉलिसी थी, उसको आगे बढ़ाया। आप देखिए वहाँ बेरोजगारी किस चरम पे है। आप देखेंगे तो लगभग 6,500 इंडस्ट्री वहाँ से भाग चुकी हैं बाहर, लगभग 21,000 यूनिट जो है वहाँ बंद हो चुकी हैं, लगभग 8,500 स्कूल वहाँ बंद हुए पड़े हैं जहाँ कोई टीचर नहीं है। तो क्या हालात बना रखा आपने प्रदेश का, सिर्फ गुंडागर्दी, सिर्फ कमीशन, सिर्फ कट मनी वाला प्रदेश बन गया है। और आपका अगर कहा जाए तो मुस्लिम तुष्टीकरण पीक पे है। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कीजिए तो पता चलता है, एक तरफ जहांगीर है, एक तरफ हुमायूं है, एक तरफ शाहजहां है, और सब इनके गोदी में बैठे हैं ममता दीदी। रवि जी, मुझे दो चीजें बताइए। करती हैं, अगर कहता है कलकत्ता का, मैं आपका जो बिहार में जीत हुई और बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, और बिहार के जो यहाँ पर रह रहे लोग थे बंगाल में, कितना बड़ा आप जीत का श्रेय उनको देंगे, कितनी बड़ा? नहीं, सिर्फ खाली बिहार के लोगों ने नहीं, बिहार के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, उड़ीसा के लोग हों, और सिर्फ बंगाल के लोगों ने, जब तक बंगाल के लोग वोट हमें नहीं करते तब तक हम चुनाव नहीं जीतते। ये बंगाल के लोगों ने वोट किया है हमें, बंगाल की महिलाओं ने वोट किया है, बंगाल के युवाओं ने वोट किया है, बंगाल के किसानों ने वोट किया है। देखिए, सिर्फ बाहर के वोट से हम नहीं जीते हैं, ठीक है, हमें सबका वोट मिला है। घड़ा भरा है आपने, समीकरण निकाल के देख लीजिएगा कि बूंद नॉर्थ बूंद से बंगाल घड़ा से भर लिया आपने, बिहार बंगाल तक, क्या बूंद बूंद से घड़ा भरा आपने रवि जी। पर एक और बात, हमें ये सबका सारी साथ, सबका विकास और सबका हिसाब भी होगा। पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका आपका हिसाब लिया जाएगा। वो सारे जो गुंडे थे ना टीएमसी के, उन सबका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। गृह मंत्री जी ने कहा है कि सबको उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। अब देखिए गुंडे कहाँ घूम रहे हैं, हिसाब विसाब तो बात की बात है रवि जी, लेकिन उससे पहले दिया जाता है, लेकिन उससे पहले अब जब विपक्ष के तौर पर टीएमसी आपसे पूछेगी या कांग्रेस पूछेगी कि जरा आंकड़े दे दीजिए कितने घुसपैठियों को बाहर कर दिया, तो तब बताना पड़ेगा, ये ना कहते हुए कि देखिए हुई ही नहीं घुसपैठ, तो अब जो हो रखी है उनको बाहर करना होगा, और तब उसका आंकड़ा जरूर देना होगा। जी, बीजेपी जवाब नहीं देती, सवालों के जवाब बीजेपी नहीं देती है, वो सवाल पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 में, एक बात सुनिएगा, 2005 में श्री प्रकाश जायसवाल जो एमओएस थे होम के, उन्होंने आंकड़ा दिया था इसी पार्लियामेंट में कि लगभग 2.25 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है उस वक्त में। आज की तारीख में बांग्लादेश का बॉर्डर सुरक्षित करने के लिए लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है बंगाल से सटा हुआ जो बांग्लादेश का है। हमने बार बार सरकार को कहा कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए हमें जमीन, ठीक है, आपने कहा जमीन नहीं दी उन्होंने, आज भी ऐसी जमीन है जहां बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हम मांगते रहे। ठीक है, क्योंकि देखिए असम में, रवि जी, बॉर्डर फेंसिंग हो, क्योंकि असम में जब घुसपैठियों का मुद्दा उठा और प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज का खतरा बताया, तब असम की सरकार ने अदिति ये कहा कि असम में ऑन रिकॉर्ड ये आंकड़े हैं कि हेमंत बिस्वा की सरकार आने के बाद घुसपैठ हुई ही नहीं। ठीक, तो ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये दोनों ही जो मुद्दे थे, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा हो, घुसपैठ का मुद्दा हो, ये दोनों ही जगह प्रभावी नजर आए, दोनों ही जगह इन्होंने काम किया। तीसरी बड़ी बात, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, तो जो बंगाल की परिस्थितियां उसमें आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपका मुस्लिम वोट बैंक भी है और दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी 100 से ज्यादा सीटों पर नजर आती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना क्या कोई चुनौती बनकर भी
देखने को मिलता है, ये सारी चीजें रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। पहला तो एसआईआर का इम्पैक्ट कहते हैं ना, हुआ भी और नहीं भी हुआ तो जबरदस्त हुआ, पक्ष में हुआ एसआईआर का इम्पैक्ट जो बीजेपी के नजर आ रहा है। दूसरा देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी उत्तराखंड के अलावा जो बाकी के नॉर्थ के राज्य हैं उसमें भी एक चुनौती की तरह है। आपको लगता है बीजेपी के पक्ष में गया एसआईआर? बीजेपी के 100% पक्ष में एसआईआर गया है, जबकि नैरेटिव क्या दिया गया था कि अरे हिंदू वोट भी कटे हैं 62 लाख, और ये मैं नैरेटिव दिया गया था कि नहीं बीजेपी के लिए भी चुनौती नहीं, और इसीलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा और साथ ही उत्तर 24 परगना से सबसे ज्यादा नाम कटे। बिल्कुल। ये इलाका किसका है? टीएमसी का इलाका है। किसका यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है? मुस्लिम समुदाय की। तो यहाँ से सबसे ज्यादा नाम कटने का मतलब है कि सीधे सीधे उनका वोट बैंक हट गया, क्योंकि वो वोट नहीं डाला। तो ये एसआईआर को जिस तरीके से पेश किया गया और बहुत इम्पैक्ट आया बीजेपी के फेवर में। और देखिए, आप ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं कहते कि मैं आऊंगा शपथ के लिए, लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट दिन है। अब यहाँ पर जो बदलाव करने होंगे 45 दिन के बाद, जो कहा कि हम बॉर्डर सील कर देंगे, जिससे भी कटमनी वाला मुद्दा रहा है उस पर हम कार्रवाई होगी। और अगर ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव हारती हैं या नहीं भी हारती, जो भी हारती हुई नजर आ रही है, उस केस में अभी तो ममता बनर्जी को बहुत बार जवाब देना होगा। परिश्रम का परिणाम है कि वो ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो बन चुके हैं। और आज देखिए, एक तरफ उनका परिश्रम है, शालीनता है, दूसरी तरफ अराजकता और उद्दंडता है। पश्चिम बंगाल क्यों स्वीकार करेगा ममता बनर्जी को? आप फैक्ट्री नहीं लगने देंगी, आप रोजगार नहीं आने देंगी, आप वहां पर लगातार जो उनका जीत का समीकरण देखा गया है, वो अनावश्यक रूप से जो वहां पर हिंसा होती थी, हत्याएं होती थी, और एक तरह से धमकी भरे लहजों में कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की जो बात करेगा, क्योंकि वहां के गांवों में बहुत भय था, बहुत खौफ था। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अमित शाह जी ने बात कही है, इस बार भय मुक्त होकर के आप वोट करिए। बंगाल को रोजगार हम देंगे, बंगाल को फैक्ट्री हम देंगे, बंगाल को इंडस्ट्रीज हम लेकर के आएंगे। और बंगाल के लोग, ये तो अदिति जी बहुत वहां पर घूमी है, वहां के लोग जो है मजदूर हैं, वहां बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। अब वो समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश। अच्छी बात पूर्णिमा ये है कि विकास तो होगा, जो कि बीजेपी का एक टैगलाइन है, और मोदी जी करेंगे। और आप नहीं करेंगे तो फिर पूछा जाएगा कि क्यों नहीं, फिर डबल इंजन की सरकार के। दूसरा एक मैसेज है, सर आ रही हूं, बिहेव। कोई भी रीजनल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद द पीपल एंड स्पेशली विद द विमेन आल्सो, विद द विमेन। ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि यू हैव टू बिहेव इफ यू वांट टू बी इन पावर। एंड मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है देश की राजनीति में। क्योंकि विश्वेन जी 2025 में अक्टूबर का महीना था जब ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रात को महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों के दौर में, पानीहाटी की रैली में ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल की माताओं बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने महिला वोट बैंक जो 50% पिछली बार टीएमसी को गया था, ममता बनर्जी को, अदिति, और इनके पास शायद 32 या 33% महिला वोट बैंक गया था, आपने सीधे विमेन सिक्योरिटी और विमेन एम्पावरमेंट को जोड़ते हुए ऐसा कॉम्बो ऑफर दिया। बिल्कुल दिया, और केवल एक ही रास्ते से नहीं, केवल ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने टीएमसी ममता बनर्जी ने कहा भाई ये दिक्कत है 7 बजे की बात की, प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा नहीं रात के 2 बजे भी, और कहा नहीं किया भी है। बहुत सारे उदाहरण उसमें हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। विश्वेन जी आप बताएंगे, मैं बनारस के घाट पे रात को 2 बजे बैठी हूँ, मैं खुद, और मैंने महसूस किया कि मैं और 2 घंटे बैठ सकती हूँ, और मतलब शायद मैं सिक्योर ही महसूस कर रही थी कि अगर मेरे कोई दिक्कत है तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे। और इनफैक्ट आप सेम बात आप पटना की याद कर लीजिए, पटना की आप और हम गए थे, वो भी है। और दूसरा तो ये जो महिला का जो बिल था, 3 तलाक है, महिलाओं के हित में था, बहुत सारे विषय महिलाओं के हित में भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उसका लाभ है। और अभी आपने एक बात कही अदिति जी कि वो विकास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में करेंगे नहीं, कर रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी आए ज्यादातर केस है वो रिपीट हुई है। चाहे गुजरात आप देख लिए लगातार रिपीट है, आप चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तराखंड देखिए, हरियाणा देखिए, वो रिपीट हो रही है। रिपीट क्यों हो रही है? वो रिपीट एक बार आने की जरूरत है, फिर वो रिपीट हो जाती है। उनके काम अच्छे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको मानना पड़ेगा। हिमाचल राजस्थान में देखो वहाँ एक समय है, वहाँ 5-5 साल का जनता मौका देती, वो मौका देती, पंजाब वहाँ आएगी, सर वहाँ भी आएगी। सर कैसी बात कर रहे बंगाल भी मनाई कर रहे थे सर? कल तक तो आप बंगाल भी मनाई कर रहे थे। पंजाब में, सर पंजाब में नहीं विश्वेन जी, नहीं पंजाब में आएगी या नहीं आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, जिस दिन यहाँ सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग हो रही थी, गंगा एक्सप्रेसवे का जिस तरीके से उद्घाटन हुआ, विकास की बात की, वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज था।